जी। तो आज की इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक है कि इस दुनिया में कई सारी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं। कॉन्स्पिरेसीज का मतलब रहता है कि एक ऐसी बहुत सारे षड्यंत्रों की बात होती है, नेशनल इंटरनेशनल षड्यंत्रों की बात होती है, जो कोई लोग बहुत फेमस हो गए होते हैं कोई समय पे, उनके नामों से कई बार कई सारे षड्यंत्रों की बात चलती है और वो समाज में चलती रहती है कई कारणों से। और लोग कई कारणों से उन चीज़ों को फैलाते रहते हैं और वो लोगों के बीच में चर्चा का टॉपिक कम ज़्यादा ऐसे ऐसे बनी रहती हैं। तो आज उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज के नुकसान बहुत सारे होते हैं समाज में। समाज का डाइवर्जन होता है, समाज ठीक ढंग से सोचने की स्थिति में नहीं होता और जो अपना समय वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकता है वो इस तरह की फालतू की चीज़ों में उसका खर्च होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है भय का। इसमें कॉन्स्पिरेसीज जितनी भी होती हैं उन सब में एक डर काम करता है। एक डर को रख के और उन कॉन्स्पिरेसी जितनी भी रहती हैं, जो षड्यंत्रों की बात की जाती है, वो उस डर को रख के पीछे और फिर उन चीज़ों को रखा जाता है। तो लोग ये सोच के कि भाई ये डर है, इसको तो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका कोई समाधान निकालना चाहिए, इस ऊहापोह में आके और वो उन चीज़ों में अपना समय देते हैं और लगाते हैं। तो आज एक ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसे ही षड्यंत्र के भ्रम का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होती हैं और इनका कोई बेस भी होता है क्या इनमें कोई सच्चाई होती है या क्या कोई सच्चाई हो सकती है क्या। तो आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही है। तो अमेरिका में एक रॉक चाइल्ड करके एक फैमिली के बारे में आता है। मतलब कहते हैं कि फिजिकली पर्सनली तो उस फैमिली को कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन जो ये कॉन्स्पिरेसीज फैलाने वाले लोग हैं ये इस प्रकार के नाम ले लेके और उनके नाम से एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज फैलाते हैं। अब ये क्यों फैलाते हैं, इन्हें उससे क्या मिलता है और इनकी कॉन्स्पिरेसीज में जो लोग इंटरेस्ट लेके फंस जाते हैं वो क्यों फंसते हैं, उन्हें उससे क्या मिलता है और ओवरऑल इससे क्या निकलता है, इस चीज़ में देखेंगे। तो जो रॉकचाइल्ड कुछ फैमिली करके है अमेरिका में, उसके नाम से एक कॉन्स्पिरेसी चलती है। वो ये चलती है कि वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट हैं, जो भी 200-250 देश हैं पूरी दुनिया में, उन सब की जो गवर्नमेंट है, सबके जो जहाँ प्राइम मिनिस्टर रूल है वहाँ प्राइम मिनिस्टर, जहाँ प्रेसिडेंट रूल है वहाँ प्रेसिडेंट, और जहाँ किंगडम्स आई है वहाँ किंग रूल है, वहाँ वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो सब इन रॉकचाइल्ड फैमिली जो हैं इनके इशारों पर चलती हैं। किसी भी देश में कोई भी सरकार बने,
जैसे भारत की बात करें तो कांग्रेस बने, बीजेपी बने, स्टेट में देखें तो सपा बने, डीएमके बने, टीएमसी बने, कोई भी बने, वो सारी की सारी सरकारें, और चाहे अमेरिका में कोई भी बने, तो वो सारी की सारी जो सरकारें हैं वो इन रॉकचाइल्ड फैमिली के इशारों पे चलती हैं। अच्छा, क्यों चलती हैं इशारों पे? जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वहीं बैठे बैठे दुनिया में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का मर्डर तक करा सकते हैं, उनकी इतनी पहुंच होती है। और उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे अब्राहम लिंकन को गोली मारी तो वो उन्हीं ने मरवाई थी, जो आतंकवादी हमला टावर में वहाँ हुआ था अमेरिका में, वो उन्हीं के कहने पर हुआ था। ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जो हैं फैली रहती हैं। जो रसिया को तोड़वाया था, रसिया का जो तोड़ हुआ था, विभाजन हुआ था, वो भी इन्होंने कर, मतलब जितनी भी ऐसी सारी घटनाएं पूरी दुनिया में कहीं पर भी घटी थी, घटी हैं या घटती रहेंगी, तो वो उनको इनके नाम से डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं और उसमें डालते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया पर इनका राज रहे, ये जो चाहें वैसा करें। तो उससे सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना का ये हुआ तो कहते हैं ये सब उन्हीं का करवाया किया धरा है। वो जो है इस बहाने वैक्सीन लगाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, और वैक्सीन में कोई चिप वगैरह डाली हुई है जिससे वो सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई है तो बहुत सारे लोगों को वो मार डालना चाहते हैं इस कंट्रोल के बहाने। ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जो है वो इन चीज़ों को ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। अब चूंकि बहुत सारी प्रकार की घटनाएं घटती हैं दुनिया में, कहीं पे गृह युद्ध होते हैं, कहीं दो देशों के बीच वार होती है, कहते हैं यही लोग करवाते हैं। मतलब जैसे सद्दाम हुसैन जो है उस पर अटैक हुआ और वो मारा गया, तो कहते हैं उन्होंने ही करवाया था, सद्दाम हुसैन उसकी सुन नहीं रहा था इसलिए मारा गया। मतलब जो उनके जो मारा गया वो उसके बारे में ये कहानी फैला देते हैं कि ये उनके कहने में नहीं चल रहा था। जैसे कि जो ये कहानी सारी फैला रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, जैसे ये उनसे एकदम जुड़े हुए हैं और इनको उनकी हर घटना का पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, किस घटना में उनका हाथ है। और वो इन कॉन्स्पिरेसीज को रखते इस ढंग से हैं कि वो लोगों को अलर्ट करना चाह रहे हैं इन रॉकचाइल्ड फैमिली से या इस तरह की जो भी कॉन्स्पिरेसी है उससे रखते इस प्रकार से हैं। तो भाई इसका मतलब सीधा सा हो गया कि आपका तो उनके साथ गठबंधन है नहीं। जब आपका गठबंधन है नहीं तो आपको ये खबरें मिलती कहां से हैं? तो उनसे पूछो तो कोई सोर्स नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि सारी दुनिया के जो बैंक हैं वो यही रॉकचाइल्ड फैमिली चलाती है अमेरिका में बैठकर। जितने भी नोट छपते हैं वो आरबीआई में छपते हों, वो जो अमेरिका की जो फेडरेशन है बैंक वाली, वो सब उनकी है ही, उनके वो प्राइवेटली नोट छापते हैं और अमेरिका की सरकार उनसे नोट लेती है और उनसे जब ये सारा का सारा चलता है। और सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी नोट छपते हैं वो उन्हीं के कहने से छपते हैं। ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग आए, क्योंकि हम लोग कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं और ऐसी चीज़ों पर कई किताबें भी
प्रिंटेड हैं, जैसे अमेरिका में प्रिंटेड हैं तो उसका एक हिंदी वर्जन, एक यहाँ रवि कोहाड़ करके हैं भारत में, उन्होंने एक उसका एक हिंदी रूपांतर करके छोटा सा उसको वो कुछ रुपयों में बेचते हैं किताब को, और वीडियो भी बनाते रहते हैं। उनका नाम शिव कोहाड़ ऐसा कुछ है, रवि कोहाड़, हाँ रवि कोहाड़ या शिव रवि कोहाड़। कि ये जो बैंकों में लोन का सिस्टम चला रखा है, ये सब उन्हीं की देन है। वो सब इसी पैसे से, इसी पावर से सब कंट्रोल कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता अच्छा काहे के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, बोले सब पे कंट्रोल करना। बोले किस लिए? तो कोई उनके पास जवाब नहीं होता किस लिए, मतलब वो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। किसी देश की सरकार उनके कहने में चले, इससे उनको क्या फायदा है भाई? आज तो किसी उद्योगपति का एक बैंक भी होता है, या कोई किसी चीज़ एक चीज़ में उद्योगपति है, तो उसके पास इतना पैसा होता है कि उसको वही नहीं खर्च करना आता, खर्च नहीं उससे होता, पूरे उसकी फैमिली से खर्च नहीं होता, इतने अमीर होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है वो पता नहीं बात है। अच्छा, इनसे आप ज़्यादा सवाल करो तो ये बोलने लगते हैं अच्छा आप उनके कहने में चल रहे हो। जैसे आप इनसे इनके इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को खोद खोद कर अगर पूछने की कोशिश करो, इनको इंटरोगेट करो, तो क्या करते हैं? दो चार सवालों के जवाब इतिहास में जाके देते हैं। देखो भारत का संविधान देखो, वो अभी भी जो है इंडिया उसका इंग्लैंड का उपनिवेश है, ये देखो ये नियम था वो नियम था, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं। अरे भाई वो उस समय की बात थी। अभी इंडिया में लोग सरकार चुनते हैं और वहाँ लोग बैठते हैं, वो संविधान को बदलते या बनाते हैं और वही उसके हिसाब से चलाते हैं। फिर कहते हैं वो वहाँ उनके कहने पर चलते हैं। भाई वो क्यों उनके कहने पर चलेगा? इंडिया के पास अपनी आर्मी है, अपना सब कुछ, अपना सिस्टम है, अपने लोगों के प्रति वो जिम्मेवार है। जो वादे करके आते हैं उन्हें वो पूरा करने का प्रेशर रहता है। वो इंग्लैंड की सरकार से वो क्यों चलो? और अब इंग्लैंड को क्या फायदा है कि भारत उनके हिसाब से चले? इसमें अब उनको क्या लाभ है? वो तो यहाँ कोई धंधा पानी करते नहीं है, वो तो यहाँ से कुछ लेते नहीं है, अब उनका तो कोई व्यापार अब चलता नहीं है। तो फालतू फंड में ऐसे ही अपना टाइम खराब करेंगे वो। वहाँ पर भी एक प्रकार की डेमोक्रेसी, वहाँ पर भी इलेक्शन होता है, वहाँ अलग बात है कि क्वीन सिस्टम भी है अलग से। भारत में तो वो भी नहीं है। फिर बोलते हैं देखो ये जो राष्ट्रीय मंडल के खेल हैं वो, उसमें इतने देश हैं, जो उनके उपनिवेश थे वो उसके उन्हीं के वो मेंबर बने हुए हैं। अरे वो तो पहले से बने हुए हैं, तो वो तो खेलों के लिए है। राष्ट्रमंडल तो खेलों तक सीमित है। तो ऐसे खोद खोद के पूछो तो फिर वो थोड़ी देर में पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बोलते हैं कि तुम भी रॉकचाइल्ड के जो है कहने में ही ये हमसे भिड़ रहे हो आके। अच्छा मतलब मेरा कनेक्शन रॉकचाइल्ड से। तो फिर हम लोग बोलते हैं उनसे अच्छा, लेकिन हम तो इस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। और हम तो पैसा भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं अपनी व्यवस्था में। बोले ये हो ही नहीं सकता। क्यों? वो होने नहीं देंगे। वो कौन? रॉकचाइल्ड फैमिली आपकी इस व्यवस्था को आने नहीं देगी। कैसे रोकेगी? वो कह रहे आपका मर्डर करा देगी। मैं कहा आपका तो नहीं करवाया, आप तो सरेआम उन लोगों के खिलाफ बुक छाप रहे हैं। अमेरिका में जिस आदमी ने वो बुक छापी वो अपनी पूरी बुढ़ापे में जाके मरा, उसका तो मर्डर नहीं हुआ। आपने यहाँ हिंदी में बुक बना रखी है, आपका तो मर्डर नहीं हो रहा। जब वो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का मर्डर करवा सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हो? आपका तो कभी का मर्डर करवा दिया होता। तो जब ऐसे उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो, क्योंकि भाई बेसलेस थ्योरी है, इसका कोई बेस है क्या? मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरी उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, रवि कोहाड़ से तो नहीं हुई, लेकिन
वहाँ पे एक शिव कुमार करके थे, उनके कोई सेकंड हैंड, मतलब राइट हैंड। तो उनसे बात हुई, मैंने उनसे सवाल पूछे, कहा भाई इंडिया में तो आरबीआई पैसे छापता है और वो भारत सरकार का उपक्रम है, वो तो किसी रॉकचाइल्ड का उपक्रम नहीं है। कहने लगे नहीं, ये तो सब दिखाने के लिए है। अच्छा, ये सब दिखाने के लिए है, संविधान सब दिखाने के लिए है, तो आपको कैसे पता चला कि रॉकचाइल्ड ये सब करता है और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए है? आपके पास कहाँ से इनपुट है? आपकी कोई इंक्वायरी सर्विस है क्या आपके पास? कोई सीआईडी, सीबीआई ऐसा कोई विभाग है जो आपका वहाँ लगा हुआ है और उससे वो आपको ये सारी सूचनाएं वहाँ से खोज खोज के भेजता है? बोले इसमें क्या है भाई, तो सोचने समझने की बात है। तो मैं कहा ऐसे कुछ भी कल्पना करोगे बेसलेस, सोचा समझा होगा तो इन सवालों की तो जवाब दो। कितने सारे मैंने उनसे सवाल पूछे और वो ठीक से एक का भी जवाब नहीं दे सके। भाई इस दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो इंटरेस्ट से करता है ना, उसका कोई इंटरेस्ट होता है। पागल थोड़ी है कि ऐसे ही लगा रहेगा कुछ भी बिना मतलब के। अरे पहले राजा बनते थे, दूसरे राजा को हराने में अपनी सेना गंवाते थे, खुद अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते थे, तो उसका एक इंटरेस्ट होता था ना कि भाई वो वहाँ राजा बने, राजा बन के और फेमस भी हों और उनको सुख सुविधाएं मिलें और सब कुछ मिले। तो उनका कोई एक इंटरेस्ट होता था ना अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, ताकि अगर उनका राज्य एक लिमिट तक बढ़ जाए तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें कि अब उनके अलावा बाकी सब राज्य छोटे छोटे, अब कोई उनसे लड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना। अब पूरी दुनिया की बात करो, पूरी दुनिया को चला रहे हैं वो, किस इंटरेस्ट में चला रहे हैं भाई? खैर इंडिया की करेंसी, अरे तो वो अमेरिका में रहते हैं, इंडिया की करेंसी तो वैसे भी उनके किसी काम की नहीं है। इंडिया की करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी, नेपाल की करेंसी, चाइना की करेंसी का वो क्या करेंगे? उनके किस काम की है? उनके वहाँ डॉलर चलता है जहाँ वो रहते हैं, तो डॉलर उनके काम का होगा। वो आप कह रहे हो डॉलर वही छापते हैं, तब तो कितना भी छाप ले अपने लिए, उनको क्या कमी पड़ने वाली है? फिर मैंने उनको दिखाया इंटरनेट से निकाल के, मैं कहा ये देखो अमेरिका का जो, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे ही वहाँ एक एफडीआई है क्या, इस प्रकार का है। और उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो उसके डायरेक्टर नियुक्त करते हैं, जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, माने वो वहाँ की सरकार का एक उपक्रम है। जैसे भारत में आरबीआई भारत सरकार का एक उपक्रम है। जैसे लोकतंत्र में थोड़ा स्वतंत्र रहते हैं, जैसे न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, मगर उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक प्रकार से चुना जाता है, तो उसमें प्रधानमंत्री का डायरेक्ट दखल रहता है। वैसे ही आरबीआई का जो गवर्नर है वो सरकार के द्वारा चुना जाता है। तो उस तरह से वो सब सरकार के उपक्रम रहते हैं। चुनाव आयुक्त सरकार के द्वारा चुना जाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेपरेट भी, तब भी इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लिंक है वो सरकार से होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक सारी इकाइयाँ हैं। वैसे वहाँ पर भी वो संवैधानिक इकाई है। उनका कहना था कि कोई एक प्राइवेट परिवार, मतलब इसको आप ऐसे करके समझो, जैसे भारत में मान लिया मैं एक प्रेमजीत मेरा एक परिवार है और मैं अपने घर में नोट छापता हूँ, ये नोट छापने का अधिकार मेरे पास है और मुझसे भारत की जो सरकार है वो पैसे लेती है, और मैं भारत सरकार से बदले में उतनी सिक्योरिटीज, उतने बॉन्ड रखता हूँ, मतलब वो मुझे अपने बॉन्ड देती हैं, अपना सोना देती हैं, अपना कुछ देती हैं, और फिर मैं ये नोट उनको देता हूँ। ऐसे हो सकता है क्या?
भारत सरकार मुझसे क्यों नोट लेगी, मुझे सोना और बॉन्ड और इत्यादि देके? किस लिए? ये काम वो खुद नहीं करेगी, मुझसे क्यों लेगी? उनके पास आर्मी है, सब कुछ है, मुझसे डरेगी क्या? भारत सरकार के पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतने सारी पुलिस है, वो एक रॉकचाइल्ड फैमिली से डरेगी? पर अब चूंकि पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ठीक से है नहीं, और लोगों में लॉजिकल माइंड उतना पैदा होता नहीं, क्योंकि बिना एजुकेशन के ये मुश्किल से पैदा होता है, तो उनके दिमाग में कुछ भी भरे जाओ, लोगों को डर की वजह से ये सब चीज़ें उनको लगता है यार। अब इनको डर कैसे बैठाते हैं? देखो, प्रधानमंत्री ने इतने सारे वादे किए थे, वो पूरे कर रहा है क्या? बोले नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? लोग सोचते हैं हाँ क्यों नहीं कर रहा भाई, कर देना चाहिए, अब तो प्रधानमंत्री है, अब क्या दिक्कत है, अब तो तुम जो चाहो सो कर सकते हो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? अब क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हो? अब उनको तो पता नहीं कि ये इकोनॉमिक की समस्या है क्या है, वो तो ऐसा सोचते हैं कि अब आप प्रधानमंत्री बन गए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब जो आप बोल रहे थे अब क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं तेल का दाम कम कर रहे हो? जरूर कोई ना कोई उनसे मना कर रहा है कि भाई तेल का दाम कम नहीं करना है। उन्हें ऐसा लगता है और सोचते हैं कि हो सकता है भाई रॉकचाइल्ड फैमिली ही दबाव डाल रही हो, नहीं तो और कौन डालेगा? या ज़्यादा समझेंगे, बोलेंगे अच्छा अमेरिका दबाव डाल रहा होगा, रसिया दबाव डाल रहा होगा कि भाई रेट बढ़ाओ। अरे भाई यहाँ रेट बढ़ाने से अमेरिका को और रसिया को क्या फ़ायदा है? वो तो कच्चा तेल उनका जिस दाम में बिकता है उतने ही दाम में बिकता है ना। वो किस देश में कितना रेट है इस बात से कच्चे दाम का कोई मतलब थोड़ी होता है, कच्चे तेल के दाम का। समझिए, तो अभी मैं रसिया में गया था तो वहाँ 50 रुपये लीटर है पेट्रोल। तो अब वहाँ 50 रुपये लीटर है और यहाँ 100 रुपये लीटर है, डबल। तो उससे कोई कच्चे तेल के दाम का फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अब हम यहाँ 200 रुपये लीटर रखे हैं कि 2000 रुपये लीटर रखे हैं, इससे अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार? या रॉकचाइल्ड को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यहाँ की कंपनी पार्ले का बिस्किट 5 रुपये का बेचे कि 50 रुपये का बेचे, इस बात से रॉकचाइल्ड को क्या अंतर पड़ता है? उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इंडिया की करेंसी से उसको क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। उसने देखा भी नहीं होगा इंडिया की कोई करेंसी, कोई कुछ उपयोगिता नहीं उसको इसकी। वहाँ वो रख भी नहीं सकता इतनी करेंसी ले जाकर, क्योंकि वहाँ बेकार है, उसके लिए किसी काम की नहीं है। तो जब हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें ठीक से पता चलता है कि ये कॉन्स्पिरेसीज जितनी भी सारी होती हैं, ये सब बेसलेस होती हैं। इनके बेस में कुछ नहीं होता, बस आपका एक डर रहता है, उस डर को बेस बना के और ये आपके अंदर उस चीज़ को घुसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये क्यों करते हैं? इनको क्या फ़ायदा है? ये क्यों अपना टाइम ख़राब करते हैं इसमें? कि इसके ऊपर किताब लिखेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे यूट्यूब में, फेसबुक में एक पूरा पेज चलाएंगे, व्हाट्सएप में पेज चलाएंगे, किस लिए? उसमें इनका पर्सनल फ़ायदा है, क्योंकि किताब ये लिखते हैं तो वो बिकती है, तो इनको अर्निंग होती है, पैसा आता है। वीडियोज़ बनाते हैं तो आजकल यूट्यूब से भी कमाई होती है, फेसबुक से भी कमाई होती है। लोगों को थोड़ी जिज्ञासा होती है क्या है वो, उस तरह से करके इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि फ्री है, इंटरनेट है सब, तो अब देखने में क्या प्रॉब्लम है? टाइम भी है, कोरोना का टाइम चल रहा है, आधे से ज़्यादा जनता बिना काम के बैठी है ही। बोले ठीक है देखो भाई, और टाइम कैसे कटे, तो उन्हें देखते रहते हैं। अब वो ऐसे ही उल जलूल टाइप के बातों को दिखा के और प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये देखो रॉकचाइल्ड।
अभी वो उन्होंने एक बैंकों का मायाजाल करके एक हिंदी में किताब लिखी है, वो अंग्रेजी में अमेरिका में छपी हुई है, पब्लिश हो रखी है किसी और की वहाँ पे, उसकी कॉपी मार के इंडिया के हिसाब से रवि कोहाड़ ने वो एक ट्रांसलेट किताब की, बैंकों का मायाजाल के नाम से। उसको कुछ रुपयों में वो बेचते हैं। उसमें बताया, देखो ये एक ही पैसे को कई बार ब्याज पे उठा देते हैं। तो मैंने अपने किसी दूसरे वीडियो में बताया कि मैं इससे तो लोगों को फ़ायदा है ना। पहले एक ही आदमी को 50-60% ब्याज देना पड़ता था जब लोन लेता था, जब एक बार का एक पैसा जो है फिजिकली वो एक ही बार लोन पे जाता है। अब जब से ये बैंकिंग सिस्टम हो गया है और डिजिटल सिस्टम हो गया है, तो एक ही पैसे को आप कई बार उठा सकते हो। ये उसमें ये वो मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि पैसा बैंक में ही रहता है अल्टीमेटली। जैसे आपने पैसा जमा किया, आपका उस बैंक में खाता है, मेरा भी उस बैंक में खाता होगा ही जब लोन लेने जा रहा हूँ, और वो उसी का पैसा देंगे जिनका पैसा वहाँ पड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, लोन लेने वालों का और जिनका पैसा लोन में दिया जा रहा है, उन सबका खाता उसी बैंक में होगा। अधिकतम चांस यही है। तो जब मैं वहाँ लोन लेने जाऊँगा तो वो मेरे नाम पे चढ़ा देंगे, बस नाम पे ही तो चढ़ाएंगे, एक्चुअल में तो पैसा उन्हीं के पास है, बैंक वालों के पास ही। वो उसके पैसे में लिख देंगे कि भाई इनका पैसा इतना, इनको लोन दे दिया, और पैसा उन्हीं के पास रहेगा। उसको फिर वो किसी और को दे सकते हैं, फिर किसी और को दे सकते हैं, ऐसे ही 7-8-10 बार, डिपेंड करता है लोन की कितनी मांग है। तो जितने ज़्यादा लोन लेने पहुँचेंगे वो दे ही देते हैं, वो किसी को मना नहीं करते अगर लोन की कंडीशन फुलफिल होती है तो वो 5 बार 6 बार 10 बार डिपेंड करता है। तो इससे लोन की जो ब्याज है वो कम भी हो जाती है ना। नहीं तो पहले जब एक बार जाता था तो 50-50 60% लोन होता था, मतलब ब्याज होती थी एक साल की। अभी आपको 10% 15% पे मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो उसी पैसे को 4 बार 5 बार 6 बार कर ले रहे हैं। तो इससे उनको भी फ़ायदा हो जा रहा है। उनको 50 60 70% भी ब्याज मिल जाती है। कभी कभी अगर 10 बार पैसा चला जाता है तो 100% की ब्याज मिल जाती है। मतलब एक साल में उनको डबल हो जाता है पैसा, और उसमें से वो आपको भी ब्याज पर दे देते हैं। 4-6% का जो आपका ब्याज है आपका भी देते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं, वो सब करते हैं। तो इससे तो सबको फ़ायदा है ना, बैंक को भी फ़ायदा है, जो कंज्यूमर हैं उपभोक्ता हैं उनको भी फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है, उसकी जीडीपी बढ़ती है। लोन होता है तो आप मांग कर पाते हो तो प्रोडक्शन बढ़ता है तो थोड़ी बहुत जो जॉब हैं, जो रोज़गार हैं वो पैदा होते हैं। मतलब बाज़ार में एक गति पैदा होती है, गति बढ़ती है। इससे तो सबको फ़ायदा है इस प्रकार से। मगर ये उसको नेगेटिव करके देते हैं। ये देते हैं कि देखो उन्होंने 100 रुपये जारी किए, अब ये उनके नाम चढ़ा रहे हैं कि उन्होंने 100 रुपये आपको जारी किए, अब आपको 110 रुपये देने हैं। तो 100 रुपये का तो ठीक है आप वापस कर दोगे, 10 रुपये कहाँ से वापस करोगे? क्योंकि 10 तो प्रिंट हुए ही नहीं है, और प्रिंट तो वही करेंगे। ऐसी बात करते हैं। अरे भाई वो जो 100 रुपये लिए वही वाले 100 रुपये थोड़े आप जमा करोगे। उस 100 रुपये से तो आपने 2-3 बार धंधा कर लिया, जब तक आपको आगे की किस्त देनी, मतलब वापस करने हैं। तो साल में अगर आपने उससे 4-5 बार धंधा कर लिया तो 100 रुपये तो आपके 1000 रुपये हो गए ना, और आपको देने खाली 110 रुपये हैं। और ज़रूरत के मुताबिक तो सरकार छापती ही रहती है, जितना वो होता है पैसे की और ज़रूरत पड़ती है। तो आप तो दे रहे हो ना, वो तो पैसा घूम रहा है। एक पैसा एक ही बार थोड़ी काम आता है, वो तो अपने जीवन में हजारों बार काम आता है। एक ही 100 का नोट हजारों लाखों बार वो एक जेब से दूसरी जेब में जाता है, तो लाखों का काम करता है। तब वो एक नोट जो है जाके फटाता होगा, ख़त्म होता होगा। अब इसमें करेंसी का छापने का खर्चा भी है, उसको ढोने का खर्चा भी है, इस नाम से उस नाम चढ़ाने, बैंकिंग के खर्चे भी हैं। तो ये सारे खर्चे तो आपसे ही निकलेंगे ना। तो अब फिर वो आपको एक दिखाते हैं, देखो विश्व बैंक के कर्जे में सारी दुनिया है। अरे तो विश्व बैंक के कर्जे में इसलिए दुनिया है कि सब विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं। वो तो विश्व बैंक उनका ही है, वर्ल्ड बैंक उनका ही है। कहाँ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक रॉकचाइल्ड का है?
उसका नाम जब वर्ल्ड बैंक है, मतलब वो कई देशों ने मिलके बना रखा है, उसमें सब अपना अपना शेयर देते हैं, और जो गरीब देश हैं या जो दूसरे देश हैं वो वहाँ से लोन उठाते हैं सस्ते दर पर, और उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं। कुछ लोन आपको एजुकेशन के लिए मिलता है, कुछ लोन आपको साफ़ सफाई के लिए मिलता है, कुछ लोन आपको पर्यावरण के हिसाब से मिलता है, तो आपको वो वहाँ खर्च करना होता है। तो इन सब चीज़ों को ये कॉन्स्पिरेसी के नाम से सारे में बताते हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अब इस चक्कर में बाकी उद्योगपतियों की भी ये जो उनका क्या बोले, उनकी इमेज को बिगाड़ते हैं लोगों के अंदर। लोगों को लगता है कि जैसे उद्योगपति मतलब एक बदमाश आदमी, एक गुंडा मवाली आदमी, एक अंडरग्राउंड इल्लीगल आदमी, एक माफिया, ऐसे करके उनको ये प्रसारित करने की कोशिश करते हैं समाज में। इनको क्या फ़ायदा है? बस इनको यही फ़ायदा है कि इनकी किताबें बिक जाती हैं, इनको यूट्यूब वगैरह वगैरह से अर्निंग आ जाती है, बस इनका अपना ये फ़ायदा है जिसके लिए ये करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा ये बता नहीं पाते, और बोलते हैं कि वो बुरे हैं और ये अच्छे हैं। तो इनसे मैं पूछा, अच्छा भाई आप में क्या ऐसा है जिससे आप तो अच्छे हैं और वो बुरे हैं? कोई कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कुछ अंतर ऐसा आप में और उनमें? माने आपकी बात का भरोसा किया जाए, क्योंकि कोई सबूत तो आप दे नहीं रहे हो, कोई ऐसा सोर्स तो आप दे नहीं रहे हो जो रिलायबल हो, जो विश्वसनीय हो। तो आपकी बात क्यों मान ली जाए उनकी बात, उनकी बाबत? बाकी इतने सब लोग बोल रहे हैं कि हर देश में अलग अलग व्यवस्था चल रही है। अगर रॉकचाइल्ड की व्यवस्था चलती तो हर देश में एक ही जैसी व्यवस्था होती ना, वो तो बेचारा पागल हो जाता होगा 200-250 देशों की व्यवस्थाओं के हिसाब से वहाँ सब कंट्रोल करने में। अगर उसकी व्यवस्था होती तो वो तो पूरी दुनिया में एक ही जैसी व्यवस्था करता ना। आगे बोलता कि हाँ ये वाली व्यवस्था रखो, तुम भी ये रखो, तुम भी ये रखो, एक ही भाषा रखता। अभी तो सबसे बात करने में उनको बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि सारी भाषाएं तो उनको नहीं आती होंगी। तो अगर कोई ऐसा एक कंट्रोलर होता तो एक कंट्रोलर जैसा दिखता ना, वो एक फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेता ना वो। अगर उसके हाथ में इतने सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसके हाथों की कठपुतली हैं, हर जगह के संविधान उसके हाथों की कठपुतली है, तो वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेता ना। जैसे उसने देशों की गवर्नमेंट उसी ने बनाई है अगर, तो फिर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बना लेता ना। वो खाली उस वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल करता, बाकी सब कंट्रोल हो जाती। हर देश में आर्मी क्यों रखवाता? अगर ये सारी लड़ाई वही करवाता है, भारत की और चीन की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अगर वही करवाता है किस लिए? बोले भारत को वो हथियार बेच सके। अबे तो वो भी देश उसी का ही है जिससे हथियार बिकवा रहा है, ये भी फिर उसका ही है जिसको बिकवा रहा है। उसको क्या फायदा इस बात से? चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसी ने करवाया, उससे उसको क्या फायदा है कि चाइना तिब्बत पे कब्जा करे कि छोड़े, कि चाइना के 4 टुकड़े हो जाएं, कि चाइना और अगल बगल का हिंदुस्तान को भी मिला ले, इससे उसको क्या लेना देना है? इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, फिर ये बगलें झांकने लगते हैं, क्योंकि कोई काम तो उस पर किया नहीं है। क्योंकि इनको तो इतना ही पता है कि बस बुक लिख दो और ऐसे ऐसे बनाओ, लोग देखते हैं और बस पैसा आता है, लोग खरीद लेते हैं वो किताबें। अब लोग इतने सारे उपन्यास वगैरह सब खरीदते हैं, तो खरीद ही लेते हैं, क्या करें। तो देखते हैं अच्छा भाई क्या कॉन्स्पिरेसी है, अच्छा एक कॉन्स्पिरेसी ये हो गई, और भी कई कॉन्स्पिरेसी चलती है। जैसे मुस्लिम जगत में एक कॉन्स्पिरेसी चलती है
कि भाई ये जो अमेरिका है, ये जो विज्ञान जगत है, ये हमें बेवकूफ़ बनाता है। क्या बेवकूफ़ बनाता है? वो बोलता है कि ये धरती गोल है और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, जबकि कुरान में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है थाली की तरह और सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है। ऐसे धरती नहीं चक्कर लगा रही, धरती घूम नहीं रही है। अच्छा पूछो तो, अच्छा इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है? साइंस वाले अगर बोलें कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है और धरती गोल है, थाल की तरह नहीं है ऐसी फैली हुई, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है? उनको ये बोल के उनको क्या मिलता है? बोले लोग उनकी बात मानते हैं। अरे इससे कैसे मानते हैं उनकी बात? भाई लोग साइंस को तो तब मानते हैं ना जब साइंस ने बहुत सारे लाभ दे दिए हैं, बहुत सारे बेनिफिट दे दिए हैं, तो तब उनकी बात मान रहे हैं कि भी ठीक है, ये ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये भी ठीक ही होगी। मतलब जिस बात को आदमी अपने तौर पे जांच नहीं सकता, तो ठीक है, इतने सारे फायदे दिए हैं तो साइंस ने तभी दिए होंगे ना जब साइंस सच्ची है। धर्म ने तो कोई फ़ायदा दिया नहीं है अब तक। हाँ, धर्म ने लड़ा ज़रूर दिया है, मार काट ज़रूर कर दी है, लेकिन उस पर भरोसा क्यों? भरोसा क्योंकि भाई जन्म से उसके उसमें पैदा हो रहे हो, उनका एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है। अब चूँकि उनकी किताब की कई सारी बातें साइंस ने गलत सिद्ध कर दी हैं, तो अब वो अपनी पंडिताई चलाने के लिए, अपनी मौलवाई चलाने के लिए, अपनी पादराई चलाने के लिए वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी फैलाते रहते हैं, क्योंकि उनके हित इसमें है ना, खुद के। बोलते रहते हैं वैज्ञानिक ऐसा करते हैं। अरे वैज्ञानिक तो वैसे भी जॉब करते हैं, वैज्ञानिक कौन से उद्योगपति हैं? और सारी दुनिया के वैज्ञानिक एक हो जाएंगे, भारत के भी, रशिया के भी, अमेरिका के भी, इंग्लैंड के भी, फ्रांस के भी, चाइना के भी, सबके सब एक मत। सबके सब एक मत हो जाएंगे क्या? अरे ये लोग कॉन्स्पिरेसी फैलाते हैं कि वो अमेरिका जो बोलता है कि वो चंद्रमा पे गया, एक्चुअली वो चंद्रमा पे नहीं गया, ऐसे ही इसने यहाँ पे एक स्टूडियो बना के और ऐसे ही रेगिस्तान में कहीं शूट साट करके और बस वो जो है ऐसी वीडियो बना के दे दिया। वो एक्चुअल में गया नहीं है, चांद पे जा नहीं सकते। चांद पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि चांद पे जाने का मतलब है कि जो कुरान में कई सारी चीज़ हैं जो गलत हो जाएंगी, उनका अस्तित्व तो गलत सिद्ध हो जाएगा। कि मनुष्य ने वहाँ पे उतर के पैर रखे चांद पर, ये उनको सहनीय नहीं है। इससे उनकी कुरान की कई सारी बातें गलत होने लगती हैं। अब वो तो गलत हो चुकी हैं, क्योंकि अब आगे तो आदमी साइंस और पढ़ेगा ना, क्योंकि अब वो मुसलमान लोग शुरू में साइंस नहीं पढ़ते थे तो वो पिछड़ते चले गए। अब उनको समझ में आ रहा है, अब उनके कई सारे लोग बोल रहे हैं भाई साइंस भी पढ़ो, साइंसदान भी बनो, नहीं तो पिछड़ जाओगे, भाई लोहाई कूटते रह जाओगे, कोई टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं होगी। अब तुम्हें ये दास बना लेंगे बाद में, जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बचेगी तो। अब वो लोग, कुछ लोग साइंस पढ़ने लगे मुस्लिमों को। अब जितनी साइंस पढ़ने लगे उनको समझ में आने लगा ये तो वाकई में सूरज के चक्कर लगा रही है धरती, और धरती गोल है। अब वो खुद उनको समझाने लगे भाई साइंस जो बोल रही है ठीक बोल रही है। ये दाव भी उल्टा पड़ गया उनका। अब लेकिन अभी भी कॉन्स्पिरेसी चलती है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, ये जो भी मैं सारी बातें आपको बोल रहा हूँ, ये वहाँ पे आप इस तरह से खोज करेंगे तो ये आपको सब निकल के आती है। और उनकी बातें सुने, कैसी बचकानी बातें करते हैं, कैसे बचकाने तर्क देते हैं उसमें। कहते हैं कि इस धरती पर अगर आप ऐसे चलते चले जाओ एक डायरेक्शन में,
तो एक जगह ऐसी आएगी कि वहाँ से नीचे गिर जाओगे। जैसे थाली पे कोई जो है चींटी या कुछ वो एक तरफ चलते चलते जाए तो वहाँ किनारे पे जाएगी, उसके आगे धरती खत्म हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी, मतलब अंतरिक्ष में गिर जाएगी। मेरी कई ऐसे मुस्लिमों से बात हुई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर मैंने उनको पूछा अगर आप पढ़े लिखे कितने, बोले नहीं मूंगफली बेचते हैं। अरे तो पढ़े लिखे नहीं होते, इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? बोले अल्लाह ने लिखी हुई है। अरे तुम्हें कैसे पता अल्लाह ने लिखी हुई है? बोले कुरान में है। हाँ तो कुरान में है ये तो चलो तुमने पढ़ लिया, मगर अल्लाह ने लिखी ये तुम्हें कैसे पता? बोले उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने लिखा हुआ। तो मैं कहा मैं ऐसी एक किताब लिख के दे दूं और उसमें दे दूं कि अल्लाह ने लिखी है, मान लोगे इस बात को? क्या भले ऐसे कैसे मान लेंगे? तो वो कैसे मान लिया? तो बोलते अच्छा तुम ऐसे चांद धरती सूरज बना के दिखाओ तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो मैंने पूछा अच्छा अल्लाह ने तुम्हें बना के दिखाया था ये तुम्हारे सामने? हाँ बोले नहीं सामने तो नहीं बनाया। तो फिर ये जो मौलवी तो तुम्हें ये बातें सिखा रहा है उसको बोलो ना कि तुम ये चांद सितारे पहले बना के दिखाओ, जब हम तुम्हारी बात मानेंगे कि तुम सही बोलो। नहीं तो क्या गारंटी है कि तुमने ही अल्लाह के नाम से नहीं लिख दी ये सारी चीजें? ऐसे करके कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्प्रचार करके पैसा कमाते हैं, इसको दुष्प्रचार करना बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? सीधी सी बात है, जॉब है नहीं तो आदमी अपने से जॉब ढूंढता है, तो एक प्रकार का दुष्प्रचार का मतलब रहता है, एक प्रकार की 420 है जो अपने ही भाई बहनों अपने ही समाज के साथ खेलकर वो उनको प्राप्त करता है। अब रवि को हार जिनको किताब बेच रहे वो कौन है? वो मैं और आप ही तो हैं। उनके भाई बहन पोते नाती यही तो सब हैं हम, और कौन है? अपने ही लोगों को बेवकूफ वो लोग बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? बस उनका अपना जीवन ठीक से चल सके। वो करते किस लिए? इसलिए कि जॉब नहीं है उनके पास। अगर जॉब होता, सही तरह से उनके पास पैसा आ रहा होता तो काय के लिए ये सब ऐसी चीजें करेंगे? लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं। अब इनको कौन चलाते हैं? जिनको इससे आर्थिक लाभ होते हैं, आर्थिक सामाजिक मानसिक कोई भी प्रकार के जो लाभ होते हैं। इसमें मुख्य तो आर्थिक ही रहता है क्योंकि उसी से ही सब आपका सामाजिक और मानसिक सब आर्थिक से ही बनता है। जेब में पैसा होगा तो सामाजिक भी होगे मानसिक भी होगे, जेब में पैसा नहीं है तो ना आर्थिक हो ना सामाजिक हो ना मानसिक हो, दिवालिया हो जाते हो। फिर आपको भारत के संविधान के अनुसार अगर आप दिवालिया हो गए तो इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो सकते, मतलब आप लोकतांत्रिक एक तरह से सिटीजन नहीं रह जाते। बस वोट तो डाल सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी फैली रहती है, जो धर्म के नाम पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है जो सभी धर्मों में फैली रहती है, सभी धर्मों में। हिंदू धर्म में भी देख लो, जगह जगह वो चना वना डाल के और वहाँ से शिवलिंग पैदा करते हैं और उसका मंदिर बना देते हैं, और मंदिर पर जो चढ़ावा आता है किसको उसका लाभ जाता है? पुजारी को, जिसने वो सारा ढोंग करवाया। नहीं तो महादेव क्या शिवलिंग निकाल के खुद पैसा लेते हैं क्या? वो उनको क्या चाहिए इंडियन करेंसी से? ये सब करता कौन है? कोई आदमी ही करता है। ये सारी किताबें जो लिखता है कौन लिखता है? आदमी ही लिखता है। कौन पब्लिश करता है? आदमी ही पब्लिश करता है। कौन बेचता है? आदमी ही बेचता है। यहां जितना भी कुछ सब हो रहा है वो तो सब आदमी ही कर रहा है ना। तो अल्लाह को ईश्वर को कुछ करना होगा तो सीधे करेगा ना, आपके द्वारा किसी एक के द्वारा करवाएगा क्या? वो भी ऐसी चीजें आप देख रहे हो दुनिया में कितना आतंकवाद है, कितनी चोरी है, कितना फरेब है, कितनी 420 है, कितना
कत्ल है, कितना सब एक दूसरे को मामू बना रहे हैं, कितना सब ये सब हो रहा है। अगर ईश्वर इस सबको मैनेज कर रहा होता तो ऐसे मैनेज करता, इतने पुअर ढंग से, इतने गंदे ढंग से ना यार, ये तो ईश्वर की बेइज्जती हो जाएगी इसमें। तो इतने पुअर ढंग का मैनेजमेंट वो तो नहीं करता। इसका मतलब है कि वो तो नहीं कर रहा है। ये सब हम और आप लोग ही कर रहे हैं। जो भी अच्छा और बुरा यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम और आप लोग ही कर रहे हैं। और हमारे अपने सबके कारण हैं, कारण मूल में है सब अर्थशास्त्र। ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज फैलाई जाती हैं वो सब इससे उनका पैसा बिकता। अमेरिका में जो ये किताब बहुत बड़ी संख्या में बिकी, यहाँ जो बैंकों का मायाजाल रवि कुहाड़ हजारों की संख्या में बेच चुका है वो कई साल से। अच्छा, उनको पूछो कि ये आप ये अवेयरनेस क्यों फैला रहे हो लोगों में, इससे क्या करवाओगे? बोले इससे हम जो है सब लोग मिलके मांग करेंगे कि हमें इंग्लैंड के उपनिवेश से हटाओ, दूर रखो। तो किसको बोलोगे ये बात जाके? अपनी सरकार को बोलेंगे। लेकिन अपनी सरकार तो उनके कहने में चल रही है, रॉकचाइल्ड के कहने में। आप बता रहे हो, वो क्यों मानेगी इस बात को? तो बोले उस सरकार को हम बदल देंगे। फिर क्या करोगे? दूसरी सरकार लाएंगे। फिर दूसरी सरकार को नहीं, वो अपने इशारे पे चलाएगा, जिस भी ताकत से चला रहा होगा। और पहले तुमको नहीं टपका देगा कि तुम इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हो उसके लिए। बोले हम मरने के लिए तैयार हैं। क्यों? तुम क्यों मरने के लिए तैयार हो? प्रधानमंत्री मरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसके पास ताकत भी है, तुम्हारे पास तो कुछ ताकत भी नहीं है। तुम्हें तो जब चाहे वो ऐसे ही सड़क पर ठोक दे। तो उनके बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो मैंने उनको भेजे, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारे एक भी फैक्ट को गलत सिद्ध कर दिया तो हम ये छोड़ देंगे और आपके साथ मिल जाएंगे। उसके बाद से फ़ोन भी नहीं आया। मैं फ़ोन करता हूँ शिव कुमार को तो बोलते हैं अभी देख रहे हैं, हम आपके इससे सहमत हैं, आपका जो संपूर्ण समाधान है इससे हम सहमत। अरे सहमत हो तो फिर वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। ये कौन से टाइप की सहमति है कि किताब बेच रहे हो बैंकों का मायाजाल और सहमति संपूर्ण समाधान से? ये कौन से वाली सहमति है? ये वाली सहमति है कि हाँ मैं आप ही के साथ हूँ, उंगली किसी और के लिए और बोल रहे हो मुझे कि हाँ मैं आप ही के साथ हूँ। ये कौन से टाइप का साथ है? तो ऐसी, और इन सब के लिए उन्होंने एनजीओज भी बना रखे हैं, मतलब लोगों से चंदा भी लेते हैं। अब बैंकों का जो मायाजाल है उनसे मेरे ख्याल है 1-2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शायद 2012 से या 2008 से शायद उन लोगों ने ये शुरू किया हुआ, मतलब 10-12 साल हो गए। कोई सॉल्यूशन नहीं उनके पास। किसी भी मैंने पूछा अच्छा कोई सॉल्यूशन है आपके पास लिखित में? ना, लिखित में नहीं। ये वो बिना लिखित वाला बताते। अच्छा, बैंकों का मायाजाल तो लिखित में लिख दी, सॉल्यूशन नहीं है लिखने के लिए। तो ये इतने सारे जो मैंने सोचा इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं और इन सबको ही एक साथ करके आपको समझा दूं, क्योंकि ये आप तक भी ये चीज़ें आती ही होंगी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके सबके माध्यम से। और अब तो जो मेन मीडिया है वो भी ये फेक न्यूज़ और इन सबको बताने लग गए हैं। एक ऑल्ट मीडिया करके है, वो इन सब जितने भी जो फेक वीडियोज, फेक ऑडियोज, फेक न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे इन पे सब पे प्रसारित होती रहती है, वो उनको एनकाउंटर करते, चेक करके बताते हैं कि देखो ये वो नहीं है, ये वो है।
अब ये कौन लोग करते हैं, ये जो जितना भी करते हैं, सीधी सी बात है, उनके अपने लाभ हैं उसमें। वो या तो किसी पार्टी से जुड़े हैं, वहाँ से पैसा उन्हें मिलता है। ये सब बेरोजगारी के मारे हुए सारे, सबकी प्रॉब्लम पैसा है कि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा चाहिए, जीवन जीना चाहते हैं बढ़िया। तो ये सब कब रुकेगा? ये अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे ऐसे कहने से नहीं रुकेगा कि मैंने आपको समझा दिया, अब आप इनके चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप नहीं पड़ोगे तो बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, 7-8 अरब की दुनिया है। ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये खाली ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि और भी दूसरे सारे अपराध, सारी परेशानियाँ, वो भी सब ऐसे ही हैं, वो उनका भी सब वही कारण है, क्योंकि सब पैसे के लिए ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये भी लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, अब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सही जीवन जीने के लिए जितना होना चाहिए वो है नहीं। कोई जॉब नहीं है, कोई जीवन का सुख नहीं है, कोई अच्छा जीवन नहीं है। तो अपने आधार से जैसे कर सकते कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं बैंक लूट के पैसा कमा लूँ, वो बैंक लूट के कमाता है। किसी को लगता है कि मैं लोगों को दुष्प्रचार करके पैसा कमा लूँ, दुष्प्रचार करके पैसे कमाते हैं। कोई लगता है कि मैं हैकिंग करके कम कर लूँ, हैकिंग करके करता है। किसी को लगता है कि मैं आपको फ़ोन करके आपसे OTP लेके और आपके बैंक से पैसा साफ कर दूँ, मैं बोला ऐसे नहीं दूँ। सब अपने अपने टैलेंट का गलत उपयोग करके और एक दूसरे को परेशान करने में लगे हैं। ये सब कैसे रुक सकता है? एक ही तरीका है कि व्यवस्था ठीक कर, सही वाला अर्थशास्त्र ले आए, सही वाला राजनीतिक शास्त्र ले आए, सही वाला परिवार शास्त्र ले आए, सही वाला समाज शास्त्र ले आए, सही वाला दर्शन शास्त्र ले आए, सही वाला शिक्षा शास्त्र ले आए, सही वाला सब कुछ, जितने भी प्रकार के शास्त्र होते हैं ये सब सही वाले ले आए, ताकि दुरुपयोग रुके। क्योंकि इनसे परेशानी फैलती है और हम सब ही परेशान होते हैं। मेरे कुछ उटपटांग करने से बाकी परेशान होते हैं, उनके उटपटांग करने से मैं परेशान होता हूँ। ये सब हम एक दूसरे को परेशानी तो पैदा कर रहे हैं, मात्र किस बात के लिए? कि एक अच्छा जीवन जी सकें। सबका एम वही है, एम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम सबका बढ़िया है कि भाई हम और हमारी फैमिली बढ़िया से जी सके। इसके लिए ही सब लोग अच्छे और बुरे जितने भी तरीके सब अपना रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए जिसमें सबके लिए जो जितने भी अच्छे तरीके हैं वही पर्याप्त हो जाएं, सबकी खुशहाली के लिए। किसी बुरे तरीके का इस्तेमाल करने की किसी को भी मजबूरी ना पड़े, कोई मजबूर ना हो, कोई और हम एक दूसरे के लिए कोई दिक्कत ना पैदा करें, बढ़िया से जिए। नहीं तो हम दिक्कतें पैदा करते हैं, फिर हमारे आधी मेहनत उन परेशानियों से लड़ने में जाती है, लड़ने में, झगड़ने में, बचने में। आधी मेहनत आधा टाइम, जो टाइम हम किसी सुख को लेके और सुखी हो सकते थे, वो टाइम जो है उस प्रॉब्लम को जो खड़ी हो गई है उसको मैनेज करने में चला जाता है, और फिर भी मैनेज नहीं होती है। आप सोचिए, तब भी मैनेज हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन परिणाम ये आता है कि वो थोड़ी कम तो होती है समस्या, मगर ख़त्म नहीं होती। ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो बना हुआ है, वो लगातार पैदा कर रहा है। तो रूट कॉज, जब तक आप रूट कॉज को सॉल्व नहीं करते तो तब तक वो समस्या पैदा होनी बंद नहीं होगी, और जब पैदा होनी बंद हो जाएगी तभी संपूर्ण समाधान है। संपूर्ण समाधान का मतलब ये है कि जड़ से समस्याओं को रोक दें, पैदा होने से ही रोक दिया जाए। ऐसा नहीं कि पैदा भी हो रही है और इधर हम समाधान करने में भी लगे हुए, ना ना भाई, पैदा होनी ही रुक जाए, और ऐसे ही जितनी सुख सुविधाएं हम सबको चाहिए वो सब पैदा हो जाएं, उनके पैदा होने के कारण उस व्यवस्था में हो। तो आपने किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है तो मैं देखूं क्या है।
जी, सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म वाले धरती शेष नाग के फल पर टिकाए हैं। हाँ बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे दुष्प्रचार हैं। दुष्प्रचार का मतलब रहता है कि वैसा फैक्ट नहीं है और उसको प्रचारित किया जाता है। जैसे धरती शेषनाग के फन पे खड़ी है या किसी गाय के सींग पे खड़ी है। अभी कोई बाद में बोलने लगेगा कि धरती के अंदर बैरिंग लगा हुआ है, उस पर घूम रही है फिर कोई बताएगा शेषनाग का मतलब ये वाला नाग नहीं होता है, और शेषनाग का मतलब है वो कुंडल मारे बैठा एक शक्ति है जिस पे घूम रही है। अच्छा बड़ा गूढ़ ज्ञान दे रहे हो तो मतलब दुष्प्रचार का मतलब क्या रहता है कि जो फैक्ट नहीं है उसका प्रचार करना, जिसका बेस नहीं है, बेसलेस नहीं, जो झूठी इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार प्रचार करना समाज में, ये अपना समाज का समय खराब करना, ये सब कुछ उसमें होता है। इसमें हमारा बहुत सारा समय चट जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इन सभी प्रकार की समस्याओं को मेंटेन करने में ही हमारा आधा समय खर्च होता है, हमारा आधा पैसा, आधा समय, आधा रिसोर्सेस, सारा सब कुछ इन्हीं के चक्कर में हम लगे रहते हैं और फिर भी भयभीत रहते हैं क्योंकि पूरी तरह से ये मेंटेन नहीं होता। फिर भी डरे रहते हैं, डर के जीते हैं, भयभीत रूप से जीते हैं। जी सुकान जी कह रहे हैं कि कुरान में धरती को चपटी बताया, ना कि बेबेल मैन बताया। हाँ हाँ, चपटी मतलब ऐसे चपटी। दुष्प्रचार कई प्रकार के हैं। कोई बता रहे थाली के जैसी है तो चपटी मगर ऐसे गोल जैसी है। कोई बोल रहे हैं नहीं नहीं चौकोर है। कई सारे दुष्प्रचार चलते हैं, आप YouTube पे जाओगे तो देखोगे। सरदार जी कह रहे हैं, सरदार पटेल जी, अब संपूर्ण समाधान का जीवन दर्शन द्वारा इनको अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से चोट होगी। हाँ वो तो है ही है, जब ज्ञान आता है तो अज्ञान को तो साइड करता ही है। जी माधव रंजन सरकार जी कह रहे हैं, जो इस संपूर्ण समाधान किताब को बांग्ला भाषा में, बंगाली में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक को आप पढ़िए, विस्तार से जानें तो आपको बहुत मदद मिलेगी ज्ञान में। और इसके लिंक भी हैं यहाँ, आप इस लिंक के थ्रू आप वो इस किताब को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और YouTube में इसके लिंक से आप सुन भी सकते हैं, वहाँ ऑडियो में भी ये बुक पढ़ी है। सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था ही इस फेक न्यूज का अंत है, क्योंकि वहाँ सभी को जवाब है। बिल्कुल, वहाँ सभी को जॉब है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली 70% टाइम इसी में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर भी मेंटेन नहीं हो रही है। जी जी जी, तो सब लोगों के कमेंट भी पूरे हो गए, तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको सारांश करते हैं। क्या है कि बहुत सारे प्रकार के दुष्प्रचार दुनिया में, ये मैंने कुछ एक प्रकार बताए, अभी बहुत सारे प्रकार हैं। मतलब दिन में अगर 10-15 घंटे बैठ के मैं बोलूँ लगातार तो ये शायद सारे कवर हो पाएँ। इतने सारे दुष्प्रचार अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं, जो वहाँ की जनता का समय खराब करते हैं, वहाँ की जनता का मैं एक बेकार वाला डर पैदा करते हैं, जो है भी नहीं, जिसका कोई बेस भी नहीं है। तो उनके जीवन में डर पैदा करते हैं, उस डर की वजह से वो उन चीज़ों को खरीदते हैं, पैसा उनको देते हैं, तो उनका जो है शोषण भी होता है एक तरीके का, मानसिक रूप से भयभीत रहते हैं, पूरा जीवन प्रभावित होता है ऐसी चीज़ों से। लेकिन मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ये करना बंद कर दें, क्योंकि मेरे बोलने से भी वो बंद करेंगे नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन ये बात ठीक कब होगी? ये बात जब भी ठीक होगी जब व्यवस्था ऐसी आए कि उन्हें
जो चाहिए व्यवस्था से अपना ऐशो आराम, और वो चूँकि सबको चाहिए, तो वो उनको सीधे सीधे रास्ते से मिल जाए। ये बेकार के रास्ते जो हैं, दुख पैदा करने वाले रास्ते पर उन्हें मजबूरी में ना जाना पड़े, क्योंकि आदमी है, पैदा हो गया है, जी रहा है, तो सीधी सी बात है अच्छे ढंग से जीना चाहेगा, और ये इनके इन प्रकारेण वो पैसा इकट्ठा करना चाहेगा, पैसा कमाना चाहेगा अच्छे और बुरे ढंग से। तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम ऐसी व्यवस्था ले आएँ कि उसे ये व्यक्तिगत तौर पर करने की ज़रूरत ना पड़े, सामूहिक रूप से सबके लिए, सबके पास सब कुछ हो, ऐसा पहले से हम इंतज़ाम करके चलें। तो ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, ये इसी बात को पूरा करने के लिए लिखी है, और ये व्यवस्था आने के बाद में ये सारी समस्याएं पैदा होनी बंद हो जाएंगी, और जितनी भी सुख सुविधाएं जीवन में वो सबको उनकी इच्छा के अनुसार लगातार मिलती रहेंगी। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। तो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको पहुंचाएं, ताकि सब लोग इन सब चीज़ों को जानें, समझें, इस पर कोई डिसीजन मेकिंग करें, और इस व्यवस्था को आगे लाने के लिए जो भी वो योगदान कर सकते हैं करें। तो आप सभी का धन्यवाद। अगली बार फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा और उस पर अपने विचार रखूंगा। आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो हम लोगों के पास एक ओपन मंच है, वहाँ पे आके आप अपना वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे रख सकते हैं। वहाँ पे सभी को अलाउ है, सभी को वो ओपन मंच है, सबके लिए है। वहाँ पे कोई भी अपने कॉन्सेप्ट को रख सकता है, और हम लोग जो कॉन्सेप्ट रख रहे हैं उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, एनकाउंटर उसको कर सकता है, करना चाहे तो। ये सब चीज़ें जानना चाहे तो जानने के लिए भी वो मंच है, एनकाउंटर करना चाहे तो एनकाउंटर करने के लिए भी है। अपना कोई टॉपिक और उनका अपना कोई कॉन्सेप्ट रखना हो तो उसके वो भी रख सकते हैं, उसके लिए भी है। वो सब ओपन मंच सबके लिए है। तो सबका धन्यवाद।